Good morning, all of you. Today topic is about discuss methods of plant disease management. जो आज का टॉपिक है बच्चों, मेथड्स ऑफ प्लांट डिजीज मैनेजमेंट। कैसे हम प्लांट डिजीज को मैनेजमेंट करेंगे। कल हमने बताया था पिछले एपिसोड में कि बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट डिजीज मैनेजमेंट। अब आज का मेथड्स इस तरह कैसे हम इसको कंट्रोल करेंगे। सो मेथड्स में कई प्रकार के मेथड्स हम यूज करते हैं। डिजीज को कंट्रोल करने के कई प्रकार के मेथड्स को हम कंट्रोल करते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आपका है कल्चरल मेथड्स, राइट। नंबर 2 है फिजिकल मेथड्स, नंबर 3 है रेगुलेटरी मेथड, 4th है बायोलॉजिकल मेथड, 5th है डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी, नेक्स्ट है बायोलॉजिकल मेथड एंड लास्ट है केमिकल मेथड। इतने तरह से हम डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं, डिजीज को मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि किसान का मेन मोटो होता है कि कम से कम लागत लगा के अधिक से अधिक उत्पादन लेना। अब उस डिजीज कब लगता है, प्री पोस्ट इमरजेंस, आफ्टर पोस्ट इमरजेंस, प्री फ्लावरिंग, आफ्टर फ्लावरिंग, फ्रूटिंग या हार्वेस्टिंग तक, मतलब सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक डिजीज का कहीं कहीं इन्फेक्शन होता है। और उस दौरान फार्मर इतना जागरूक रहता है कि दवाओं का स्प्रे करना है, कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि कम से कम लागत लगाना है, उत्पादन को अधिक से अधिक लेना है। ये किसान का मेन मोटो होता है। तो वो डिफरेंट मेथड्स को अपनाता है डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, यील्ड को बढ़ाने के लिए, राइट। जिसमें फर्स्ट पॉइंट आपका है कल्चरल मेथड। अब कल्चरल मेथड में फर्स्ट है क्रॉप रोटेशन। देखिए क्रॉप रोटेशन अपनाता है। क्रॉप रोटेशन इसलिए अपनाता है कि धान के बाद गेहूं, गेहूं के बाद फिर धान या फिर अदर कोई वैरायटी क्रॉप रोटेशन अपनाता है। लगातार एक ही क्रॉप अपनाने से या एक निश्चित फील्ड में निश्चित लगातार एक ही क्रॉप को उगाने से क्या होता है, प्रोडक्शन अधिक नहीं हो पाता है, कम होता है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सालबार्न पैथोजन आते हैं, तो डिजीज ज्यादा काज करते हैं। तो अगर क्रॉप रोटेशन अपनाते हैं तो डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है। नंबर 2 पॉइंट है रिमूवल ऑफ अल्टरनेट एंड कोलेट्रल होस्ट। इसको रिमूव करें, क्योंकि लगातार एक ही अल्टरनेट होस्ट करके उगानी चाहिए। एक ही होस्ट को नहीं उगाना चाहिए, सेम फैमिली के सेम क्रॉप को लगातार खेती नहीं करनी चाहिए। फैमिली को चेंज कर देने से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाते हैं और हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाता है, राइट। नेक्स्ट है रोगिंग। रोगिंग को कहते हैं इन्फेक्टेड प्लांट्स आर कलेक्टेड एंड बर्न, इट इज कॉल्ड रोगिंग। इन्फेक्टेड प्लांट को कलेक्ट करिए और जला दीजिए, दबा दीजिए, इसी को हम रोगिंग कहते हैं। अवांछित प्लांट होते हैं, यहां तक होते हैं वो प्लांट की अगर सेम वैरायटी के अलावा अगर कोई दूसरा वैरायटी का क्रॉप उग गया तो भी वो रोगिंग के अंतर्गत उसको निकाल देना चाहिए। नेक्स्ट है सॉइल फ्यूमिगेशन। सॉइल फ्यूमिगेशन से अधिकतर निमेटोड्स कंट्रोल होते हैं, मेलाटोगाइन, जवानिका, हेट्रोडेरा, सिस्ट निमेटोड्स, ये सब फ्यूमिगेशन से द्वारा, क्योंकि सॉइल फ्यूमिगेशन सॉइल-बॉर्न पैथोजन होते हैं, सॉइल में भी निमेटोड्स होते हैं और सॉइल फ्यूमिगेशन करने से ज्यादा से ज्यादा निमेटोड्स कंट्रोल होते हैं। नेक्स्ट है समर प्लोइंग। गर्मी में खेत की जुताई अवश्य कर देनी चाहिए। गर्मी में खेत की जुताई कर देने से क्या होते हैं कि जितनी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हानिकारक खरपतवार से लेकर माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक तेज सनराइज में ऑटोमेटिक किल कर जाते हैं और वो प्लांट बच जाता है आपका डिजीज लगने से। नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन अपनाना चाहिए, हमेशा क्रॉप रोटेशन अपनाना चाहिए, क्रॉप रोटेशन अपना खेती करनी चाहिए। नेक्स्ट है फ्लोडिंग। पानी का हमेशा ऐसे फील्ड का चयन करिए जहाँ पे पानी कम से कम लगता हो। ऐसा नहीं कि आप ऐसे फील्ड का चयन करिए जहाँ पे पानी लग जाता हो तो आपकी पूरी क्रॉप क्या होगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो सिलेक्शन ऑफ द फील्ड, ऐसे फील्ड का आप चयन करें जहाँ पे पानी कम से कम लगता हो। नेक्स्ट है डेट ऑफ सोइंग। हमेशा जो डेट ऑफ अल्टरनेट डेट करके सोइंग होना चाहिए, पहले प्री सोइंग कर देना चाहिए, फिर बाद में सोइंग करनी चाहिए, फिर बीच में, क्योंकि ये देखा जाता है कि इधर एक निश्चित तिथि पे सोइंग कर देने से बहुत सारे डिजीज लगते हैं। तो या तो प्री सोइंग करनी चाहिए या तो आफ्टर सोइंग कर देनी चाहिए समय बीतने के बाद। नेक्स्ट है क्रॉप डेंसिटी। लाइन टू लाइन एंड रो टू रो क्रॉप की दूरी बराबर निश्चित होनी चाहिए। साइंटिफिक मेथड से खेती करनी चाहिए। इस तरह करने से हमारी क्रॉप में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होता है। नेक्स्ट है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग का मतलब मीन्स होता है कि आप कई क्रॉप एक साथ मिक्सचर करके उगा दीजिए, लाइन से लाइन एक दूसरी क्रॉप उगाइए, दूसरी लाइन में दूसरी क्रॉप उगा दीजिए। उस तरह करने से क्या, अगर हमारी एक क्रॉप नुकसान भी होती है, डिस्ट्रॉय भी होती है, नष्ट भी होती है, तो सेकेंड क्रॉप हमारी मजबूत होगी, हमारा प्रोडक्शन हाई होगा। नेक्स्ट है इरिगेशन। सिंचाई का समय समय से व्यवस्था करनी चाहिए।
सिंचाई की व्यवस्था कर देने से आपकी क्रॉप अच्छी होगी। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट, अगर किसी तत्व की कमी हो रही है तो हम बैलेंस में हमेशा न्यूट्रिएंट्स दें, कि ऐसा ना दे दें कि किसी तत्व की अधिकता हो जाए तब भी डिजीज के सिम्टम दिखाई देते हैं, डिसऑर्डर होता है, और न लगन देने से भी डिसऑर्डर होता है। तो ये सब फर्स्ट पॉइंट में कल्चरल मेथड में क्रॉप रोटेशन, रिमूवल ऑफ अल्टरनेट एंड कोलेटरल होस्ट, रोगिंग, सॉइल फ्यूमिगेशन, नेक्स्ट समर फ्लोइंग, क्रॉप रोटेशन, फ्लोटिंग, डेट ऑफ सोइंग, क्रॉप डेंसिटी, इंटरक्रॉपिंग, इरिगेशन, न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट, राइट। अब नंबर 2 पे चलते हैं फिजिकल मेथड्स में। देखिए फिजिकल मेथड्स में क्या था, एप्लीकेशन आप हीट, इसको हम किसी तरह एप्लीकेशन हीट से गर्म करके आप ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे पानी गर्म कर देने से, लूथरा ने सबसे पहले इसको खोज किया था, उन्होंने ये भी बताया था, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आपका है कि शुगर केन ग्रासी सूट को 54 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2 मिनट्स 2 आवर के लिए 54 डिग्री सेंटीग्रेड पानी गर्म करके शुगर केन ग्रासी सूट को ट्रीटमेंट किया था 2 घंटे तक। उसी तरह रेड रॉट ऑफ शुगर केन को 52 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 10 मिनट्स के लिए छोटे छोटे सेट्स के टुकड़े को काट के पानी में डिप कर दीजिए, और 52 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, और 10 मिनट के बाद निकाल लेनी चाहिए। नेक्स्ट है व्हीप पिस्मट ऑफ शुगर केन 55 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 10 मिनट्स के लिए। नेक्स्ट है राइटून स्टंटिंग ऑफ शुगर केन 50 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 3 आवर्स के लिए, एंड शुगर केन व्हाइट लीफ डिजीज 54 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 40 मिनट्स के लिए, एंड ब्लैक रॉट ऑफ मस्टर्ड 50 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 20 to 30 मिनट्स। ये सब हीट एप्लीकेशन के अंतर्गत आते हैं। सेकेंड पॉइंट इसमें मॉइस्चर इतना मेंटेन रखना चाहिए कि मॉइस्चर ज्यादा से ज्यादा ना हो और कम से कम भी ना रहे कि प्लांट की ग्रोथ ही चेक कर दे, इसलिए मॉइस्चर बराबर मेंटेन रखना चाहिए। तो इसमें फिजिकल मेथड्स में एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड नंबर 2 पॉइंट मॉइस्चर, राइट। रेगुलेटरी मेथड में थर्ड पॉइंट रेगुलेटरी मेथड में पहला प्लांट क्वारंटाइन। देखिए हमारे देश में क्वारंटाइन जो अडॉप्ट किया गया 1914 में अडॉप्ट किया गया प्लांट क्वारंटाइन। इसके ऑफिस होते हैं सी पोर्ट पे, एयरपोर्ट पे, बड़े बड़े बंदरगाहों पे, ये सब में अधिकतर इसके ऑफिस होते हैं। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जो मटेरियल आता है एग्रीकल्चर संबंधित उसको जांच करके ही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। तो प्लांट क्वारंटाइन 1914 में अपने देश में लागू हुआ था। नेक्स्ट है इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन। अपने देश में इंस्पेक्शन की व्यवस्था है, बहुत सारी सीड कारपोरेशन कंपनियां हैं, भारत सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की, चाहे यूपी गवर्नमेंट के लिए चाहे इंडियन गवर्नमेंट की लीजिए, यूपी सीड कारपोरेशन के अंतर्गत बहुत सारे अधिकारी इसके लिए नियुक्त किए जाते हैं। ये समय समय पे जाके फील्ड की जांच करते हैं, सर्टिफाइड सीड उगाते हैं, फाउंडेशन सीड उगाते हैं, और सीड के रूप में ही उसको यील्ड को लेकर सीड के रूप में यूज करते हैं और इंस्पेक्शन करते रहते हैं, उसी को जांच करना करते हैं, राइट। तो इसमें नंबर 2 पॉइंट है प्लांट क्वारंटाइन, फर्स्ट पॉइंट। नंबर 2 इंस्पेक्शन। नंबर 3 है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड में देखिए बायोजेंट, यूज ऑफ बायोजेंट, हमेशा बायोजेंट का प्रयोग करिए, चाहे सॉइल ट्रीटमेंट हो, सीड ट्रीटमेंट हो, हमेशा ट्राइकोडर्मा बायोटी, ट्राइकोडर्मा हरियानम, ट्राइकोडर्मा वायरनेम, ये सब ऐसे बायोजेंट हैं, सीडोमोनास फ्लोरोसेंस के, जिससे आपका कंट्रोल होते हैं डिजीज। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करना चाहिए, बैक्टीरियल डिजीज के लिए एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है हाइपर पैरासिटिज्म। हाइपर पैरासिटिज्म में ऐसे ही क्रॉप उगाने चाहिए, ट्रैप क्रॉप, जिससे आपकी इंसेक्ट पेस्ट उस पे आकर्षित हो, मेन क्रॉप आपकी बची रहे, राइट। नेक्स्ट है डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी। नेक्स्ट पॉइंट है कि डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी उगानी चाहिए, जिसमें डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी में फर्स्ट वर्टिकल रेसिस्टेंट होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंट होना चाहिए, मोनोजेनिक रेसिस्टेंट, ओलिगोजेनिक रेसिस्टेंट, पॉलीजेनिक रेसिस्टेंट, एंड 6वां पॉइंट है टॉलरेंस। 7वां पॉइंट इसमें है डिजीज एस्केपिंग वैरायटी। ये सब हमेशा पैटर्न को हमेशा यूज करना चाहिए। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंट, हमेशा रेसिस्टेंट वैरायटी उगा देने से आपकी क्रॉप ऑलरेडी किसी डिजीज की प्रति रेसिस्टेंट होगी, तो ऑटोमेटिक डिजीज कम से कम आएगा। तो इसमें डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी को उगाना चाहिए। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड्स में आजकल नई नई रिसर्च टेक्नोलॉजी आ रही है और उसको जरूर अडॉप्ट करना चाहिए। उसको अडॉप्ट करने से, नए जो साइंटिस्ट के मेथड बता रहे हैं उसको अडॉप्ट करने से हमारा प्रोडक्शन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि किसानों का आय दोगुना हो, और प्रोडक्शन जब ज़्यादा होगा तभी आय दोगुना होगी। तो साइंटिफिक मेथड से खेती करने से बहुत सारे लाभ होते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैथोजन। अगर डिजीज लग रही है तो पहले हम आइडेंटिफाई करें कौन सी डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, फंगल डिजीज है, निमेटोड्स की डिजीज है, वायरल डिजीज है। आइडेंटिफाई करने के बाद उसका क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए,
सॉइल ट्रीटमेंट करने से अच्छा रहता है, सीड ट्रीटमेंट करने से कंट्रोल होगा कि फोलियर एप्लीकेशन करना चाहिए। ये सबको हमेशा आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैथोजन में लिखा जाता है, क्योंकि जितने भी सॉइल बार पैथोजन सॉइल को ट्रीटमेंट करने से होंगे, फोलियर एप्लीकेशन होगा तो फोलियर फंजीसाइड स्प्रे करने से होगा, सीड ट्रीटमेंट को होगा कोई सीड बार पैथोजन होगा, सीड को ट्रीटमेंट करने से कंट्रोल होगा। ये हमेशा बातों को ध्यान रखना चाहिए। नंबर 2 पॉइंट है मॉनिटरिंग जेनेटिक वेरिएशन एंड नेशनल पॉपुलेशन। हमेशा मॉनिटरिंग करनी चाहिए जेनेटिक डिजीज के जीन को, रेसिस्टेंट जो जीन होते हैं उन्हीं को रेसिस्टेंट कर देते हैं, जिससे दोनों कंडीशन क्या होता है, रेसिस्टेंट भी हो जाता है रोग के प्रति और प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। जितनी हाइब्रिड वैरायटियां निकाली गई हैं सब उस तरह जेनेटिक वेरिएशन में चेंज किया गया है और प्रोडक्शन को हाई किया गया है। नेक्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म में भी यही कंडीशन लागू किया जाता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में ऐसे नए नए टेक्नोलॉजी किया जाए, प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, उसके जीन को ट्रांसफर कर दिया जाए, क्रॉस हाइब्रिड वैरायटी निकाली जाए, क्रॉस किया जाए, जिससे प्रोडक्शन बढ़े। किसान जितने भी साइंटिफिक हैं, साइंटिस्ट हैं, उस सबको ये सब यूज करते रहते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट एंड प्लांट असिस्टेड माइक्रोब्स। हमेशा ट्रांसजेनिक प्लांटों की खेती करनी चाहिए, जिस तरह जिसकी डिमांड हो उसके अनुसार किसान को खेती करनी चाहिए, जिससे उसकी आय दुगनी हो जाए, प्रोडक्शन ज्यादा हो और मार्केट वैल्यू भी बना रहे। तो नेक्स्ट पॉइंट है केमिकल मेथड। अब केमिकल मेथड में देखिए प्रोटेक्शन है, नंबर 2 एरेडिकेशन है, थर्ड है कीमोथेरेपी है। केमिकल मेथड लास्ट स्टेप बचता है आपका कि अगर डिजीज कंट्रोल ना हो तो केमिकल से यूज करना चाहिए, दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। अब जैसे दवा 3 तरह से यूज करते हैं, फॉर प्रोटेक्शन, इन्फेक्शन, बिफोर इन्फेक्शन फंजीसाइड्स आर यूज्ड, इट इज कॉल्ड प्रोटेक्शन। अगर इन्फेक्शन लगने से पहले हम फंजीसाइड का प्रयोग कर देते हैं, लाइक सीड ट्रीटमेंट कर देते हैं, तो उस तरह के सॉइल ट्रीटमेंट कर देते हैं, तो उस तरह को प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रदान करना कहते हैं, राइट। तो बिफोर इन्फेक्शन फंजीसाइड्स आर यूज्ड लाइक सीड ट्रीटमेंट, सॉइल ट्रीटमेंट, इट इज कॉल्ड प्रोटेक्शन। नंबर 2 है इरेडिकेशन। आफ्टर इन्फेक्शन स्प्रे ऑफ फंजीसाइड, इट इज कॉल्ड इरेडिकेशन। इन्फेक्शन होने के बाद अगर हम फंजीसाइड का स्प्रे करते हैं और डिजीज कुछ कंट्रोल हो जाती है तो उसको हम इरेडिकेशन कहते हैं, इरेडिकेट में हटा देना। नेक्स्ट है कि कीमोथेरेपिएंट या थेरेपिएंट, लास्ट स्टेप में दवा का स्प्रे करते हैं। मैक्सिमम इन्फेक्शन आफ्टर फंजीसाइड आर स्प्रे एंड पैथोजन आर किल। उस कंडीशन में होता है कि डिजीज बड़े पैमाने पर लग जाती है, फंजीसाइड का स्प्रे करते हैं तो कुछ मात्रा में ही हमारी क्रॉप बच पाती है और अगले साल सीड के लिए प्रयोग करते हैं। तो इस तरह 3 रूप में फंजीसाइड का स्प्रे करते हैं, जिसमें प्रोटेक्शन है, इरेडिकेशन है, कीमोथेरेपिएंट है, जिसमें फंजीसाइड हम यूज करते हैं, सिस्टमिक फंजीसाइड, नॉन सिस्टमिक फंजीसाइड। अगर सिस्टमिक फंजीसाइड यूज कर रहे हैं तो प्लांटावैक्स, वाइटावैक्स, ट्राइडोमिल, बेनलेट, रेक्सिल, कार्बेंडाजिम, ऑक्सीकार्बेंडाजिम या कार्बोक्सिन, ऑक्सीकार्बोक्सिन, ये बहुत सारे उसके ट्रेड नेम होते हैं, मार्केट वैल्यू नेम है। तो ये सब सिस्टमिक फंजीसाइड। नॉन सिस्टमिक फंजीसाइड में मैंकोजेब यूज करना चाहिए, थायरम यूज करना चाहिए, जिराम यूज करना चाहिए और बहुत सारे फंजीसाइड यूज करना चाहिए। तो बच्चों आपने इसको देखा कि मेथड्स ऑफ प्लांट डिजीज मैनेजमेंट, जिसमें फर्स्ट 7 तरह से इसको मेथड अपना के हम डिजीज कंट्रोल कर सकते हैं। कल्चरल मेथड को अपनाते हैं, फिजिकल मेथड है, थर्ड रेगुलेटरी मेथड, फोर्थ बायोलॉजिकल मेथड्स है, फिफ्थ डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी, छठवां बायो टेक्नोलॉजिकल मेथड एंड लास्ट है केमिकल मेथड। थैंक यू। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।